बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सब उन स्टाफ से मुखातिब हूँ जो OTP चला रहे हैं और ग़िज़ाई किल्लत में जितने भी बच्चे हैं उनको रिहैब करने में उनका मेन रोल है। वो न्यूट्रिशन असिस्टेंट भी हमारे पास हैं, तो वो हमारे डॉक्टर साहिबान भी हैं और इवन द पेडियाट्रिशियंस भी हैं। मगर स्पेशली आज जो आप सब लोगों से मेरी बात होगी वो होगी जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है WHO के मुताबिक CMM गाइडलाइन के थ्रू जो रिकमेंडेड मेडिसिन है फॉर द OTP, वो बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत में आ रहे हैं, मेडिकल वेल हैं और हम उनको OTP के अंदर इनरोल कर रहे हैं फॉर द रिहेबिलिटेशन। उनके हवाले से मेरी आज की ये शॉर्ट वीडियो होगी कि हम एंटीबायोटिक कौन सी दे रहे हैं और उसका मेनली रोल क्या है। तो आज की जो टॉपिक में मैंने टॉपिक अपना रखा हुआ है वो है एमोक्सिसिलिन पे। आप सबको इल्म है कि ग़िज़ाई किल्लत में जो बच्चे OTP पे आ रहे हैं वो दो किस्म के हमारे जो रेफरल्स टाइप्स होते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जो सेम विद कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जिनको निमोनिया, हाई ग्रेड फीवर, वेट लॉस या कोई ना कोई ऐसी डिफिशिएंसी होती है, ऐसी कोई ऐसा कोई मर्ज होता है जो डॉक्टर साहिबान के पास आते हैं और उनके दौरान हम उनकी असेसमेंट कर लेते हैं और असेसमेंट में ये क्लियर होता है कि ये बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। अभी वो जो असेसमेंट होती है वो होती है जो स्पेशली OTPs के अंदर वो होती है मिड आर्म सरकमफ्रेंस पे, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो मतलब मॉक टेप जो होती है उस पे हम मतलब चेक कर लेते हैं। एक तो वो बच्चे जो विद कॉम्प्लिकेशन आ गए, दूसरे वो बच्चे हमारे पास आते होते हैं जो अपने वालिदैन के साथ आ रहे हैं और जब हम उनकी असेसमेंट कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तब पता चला कि ये बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहा है या हो चुका है। अभी ये दो रेफरल मतलब जो डायरेक्टली हमारे पास कम्युनिटी से आते हैं, तो इनको लाजिम है कि हम OTP के अंदर अगर हमारी क्राइटेरिया में आ रहा है तो हम इनको इनरोल करते हैं और इनरोलमेंट के बाद इनकी हम जो मजीद पीरियड है रिहेबिलिटेशन का, उसी पूरे पीरियड में हम इनको चला लेते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी, एक वो बच्चा होता है जो कॉम्प्लिकेशन में है मगर NEC क्राइटेरिया मीट कर रहा है, आया OPD में है, तो हम क्या करेंगे कि वो बच्चा उसी टाइम इनरोल कर लेते हैं और इनरोलमेंट के बाद उसी बच्चे को हम जो करीबी न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर हैं वहाँ भेज देते हैं, वहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि वो बच्चा अपनी जो कॉम्प्लिकेशन है वो रिमूव करवा के फिर वो वापस OTP पे आएगा। तो अभी ये मतलब एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी NAC का बच्चा जब ट्रीट होके आ रहा है तो फिर उसको वापस जब OTP में एनरोल कर रहे हैं तो फिर कौन सी मेडिकेशन कर रहे हैं। इसी से मुंसलिक ये मेरी पूरी आज की बात है और इस पे हम बात कर रहे हैं। WHO CMM गाइडलाइन के अंदर रिकमेंडेशन जो हमें दे रहे हैं कि जो एमोक्सिसिलिन है वो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है सीवियरली एक्यूट मेलनरिश्ड बेबी की। वो जाहिरी तौर पे हमें कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, दोनों को हम ये मेडिसिन स्टार्ट कर लेते हैं 5 से 7 दिन के लिए, ताकि उनकी जो इंटरनल कॉम्प्लिकेशन है हम उसको रिजॉल्व कर दें और बच्चा नॉर्मली अपने रूटीन में आ जाए और जो थेरेपी हम दे रहे हैं वो थेरेपी भी उस पर प्रॉपरली असर करे ताकि उसका वेट गेन हो। अच्छा, यहाँ एक चीज जो हमारी OTP में आया था कॉम्प्लिकेशन के साथ था, हमने उस बच्चे को NAC ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो बच्चा मेडिकली वेल नहीं था। जब वो बच्चा NAC से वापस आता है तो हम जब उसको OTP में इनरोल कर लेते हैं तो उस बच्चे को हमें एमोक्सिसिलिन नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बच्चा NAC के अंदर एंटीबायोटिक्स पे रह चुका है और अभी वो बच्चा ठीक है। आप उसको मजीद रिहेब करेंगे थ्रू थेरेपी एंड विजिट्स और डिवर्म जो चीजें मतलब होनी है वो सारी करनी है
एज पर प्रोटोकॉल इवन द वैक्सीनेशंस। चलो अभी बात आ गई कि एमोक्सिसिलिन इनिशियली तो आप सबको पता है कि ये फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है और ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट फर्स्ट डोज वो हमें ओटीपी पे ही देना है। अब बात आई डोज की, मैं आप सबसे ये भी क्लियर कर दूं, अमूमन हमारे जो स्टाफ होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं डोज के हवाले से कि डोज होते हैं दो किस्म के, एक होता है क्यूरेटिव डोज और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डोज। क्यूरेटिव डोज जो रूटीन में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, टेम्परेचर की कंप्लेंट से, डायरिया की कंप्लेंट से या कोई और कंप्लेंट जो आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, इवन सेकेंडरी या टर्शियरी में तो पेडियाट्रिशियंस या हमारे स्टाफ उनको डोज असाइन कर लेते हैं क्यूरेटिव। वो क्यूरेटिव किसी का बीडीबी बन लेता है और किसी का मतलब कोई और भी डोज ये बना सकते हैं। मगर जब हम सेम की बात करेंगे, बच्चा जो ओटीपी में आ रहा है, हमेशा हम उन लोगों को, उन बच्चों को जो प्रिवेंटिव डोज है हम वो दे देते हैं ताकि वो बच्चा फिर जो ना वो अपनी जो करंट सिचुएशन में उसमें वापस नहीं आए। ठीक है, तो अभी बात हुई कि भाई प्रिवेंटिव डोज हमेशा सिवियरली अक्यूट मेलनरिस्ट जितने भी बच्चे ओटीपीज के अंदर आ रहे हैं हम उनको प्रिवेंटिव डोज दे देते हैं। जबकि अगर कोई प्राइमरी हेल्थ केयर में जा रहा है, कोई एमओ साहब के पास जा रहा है, कोई जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास जा रहा है, तो वो उनको क्यूरेटिव डोज असाइन कर लेते हैं। तो हमारी तरफ से अभी ये क्लियर है सबके लिए कि हम ओटीपीज में जो प्रिवेंटिव डोज है हम वो कंटिन्यू करेंगे। अभी बात आई इसी मेडिसिन पे के जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है गिज़ाई किल्लत में बच्चे के लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक। अभी इसके अंदर जब हम किसी को देने जा रहे हैं, पहले तो आप सब स्टाफ जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप पहले जो मेडिसिन आपके पास मौजूद है उसकी आप एक्सपायरी चेक करेंगे कि ये मेडिसिन एक्सपायर तो नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू यू ऑल कि आप सब नोट करेंगे कि हमें उसकी एक्सपायरी चेक करनी है। ओके, नेक्स्ट टू दिस आप दूसरी उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि भाई जो आपको एमोक्सिसिलिन दी गई है वो सिरप फॉर्म हो या टेबलेट फॉर्म हो, तो उसकी स्ट्रेंथ 1:5 है या 250 है। अगर 1:5 है तो डोज अकॉर्डिंगली साइन होगा, अगर 250 है तो उसका डोज मतलब वैसे हम बना लेंगे। ये भी चीज क्लियर हो गई। अभी आ गए कि भाई वो सिरप फॉर्म है या डीटी फॉर्म है, तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है, या इवन द कैप्सूल फॉर्म है। ठीक है, तो हम कोशिश करने जा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंथ मुख्तलिफ आती है, 1 to 5 भी आती है हमारे पास, स्ट्रेंथ जो आ रही है वो 250 भी आ रही है, लाइक वाइज 500 के कैप्सूल भी आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की जो बात कर रहे हैं ओटीपीज के अंदर वो डीटी टेबलेट के पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं। तो डीटी जो डिस्पर्सिबल टेबलेट होती है वो बच्चे को कैसे देनी होती है, वेरी इजी। आप सब बिल्कुल अभी डोज को वैसे ही आप समझ भी लेंगे और अपने एनरोलमेंट फॉर्म पे भी आप फिर वो वैसे ही लिखेंगे। जब भी आप डोज असाइन करेंगे तो फर्स्ट डोज आप ओटीपी में देंगे बच्चे को। अभी सिंपल सी चीज, 4 केजी से 10 केजी के दरमियान, ये आपकी मतलब जो थ्रेशहोल्ड जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो कट ऑफ लाइन्स है ना, वो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि अगर बच्चा 4 केजी में से आपका बच्चा जो है वो अगर हमारे 10 केजी के दरमियान आ रहा है, ठीक है, तो इसके दौरान या इवन 4 से कम भी आ रहा है, ठीक है, ये ख्याल रखना है कि आपकी जो बेसिकली क्या बोल लेते हैं कि जो एज है आप उसको मद्देनजर रखेंगे कि एज क्या है उसकी, 6 से 59 मंथ है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अभी क्या करेंगे आप कि आप ऐसे बच्चों को पहले चेक करके फिर एमोक्सिसिलिन जब एनरोलमेंट करने जा रहे हैं आप एमोक्सिसिलिन उनको देंगे। अभी एमोक्सिसिलिन
जब आप दे रहे हैं तो आपको वेट का ख्याल रखना है। वेट का ख्याल आपने रख लिया, अगर बच्चा सपोज आपके पास 6 kg का आया, 7 का आया, 8 का आया, 9 का आया, इवन अंडर 10 आया, तो आप क्या करेंगे, एक तो आप उसको प्रिवेंटिव डोज देंगे। प्रिवेंटिव डोज मतलब थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर को एंड रात को, ये आपका टीडीएस डोज बन रहा है। ठीक है, ये 3 टाइम आपने दिमाग में रख लिए। अभी क्या करेंगे कि आप इस बच्चे को 250 की, अगर आपके पास एमोक्सिलिन डीटी मौजूद है तो आप उसको हाफ करेंगे, और उस हाफ को आप कैसे बनाएंगे कि उस हाफ को आप किसी भी चम्मच के अंदर रख के उसमें 5 ml पानी जो साफ शफाफ हो, बॉइल्ड हो, क्लीन हो पानी, वो आप उसमें रखेंगे और वेट करेंगे जब तक उसमें ये टेबलेट जज़ब हो जाए। टेबलेट जब जज़ब हो गई तो फिर आप क्या करेंगे कि अगर देख लेंगे कि और इसको मजीद अगर मिक्स करने की जरूरत है तो फाइन, आप किसी साफ चीज से उसको और मतलब डिसॉल्व करवाएं। फिर वो आप फर्स्ट स्ट्रेट डोज सेम के बच्चे को ओटीपी में आप खुद दे देंगे। और वालिदैन को क्या समझाना है कि जब आप ये डोज बनाने जा रहे हैं तो अपने हाथ धोने हैं, जिस बर्तन में, जिस चम्मच में आप ये बना रहे हैं उसको साफ करना है। जब तक टेबलेट पानी में जज़ब नहीं हो पा रही है तब तक आप इसको बच्चे के मुंह में नहीं देंगे, और डायरेक्टली च्यू करने के लिए, खाने के लिए भी ये टेबलेट बच्चे को मुंह में नहीं देनी है। ठीक है, तो आप ये चीजें अपने जो केयरटेकर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि आप अकॉर्डिंगली ये चीजें करें। अगर बच्चा 10 kg से ऊपर आ रहा है तो आप उस बच्चे को एक टेबलेट पानी में डाइल्यूट करके उसमें 10 ml पानी लगा के जब तक वो टेबलेट डिसॉल्व नहीं हो रही है तब तक वेट करना है। फिर वो जब डिसॉल्व हो जाए आप बच्चे के मुंह में दे देंगे। और आप ऐसे ही पेरेंट्स को ये समझाएंगे कि ये 3 टेबलेट्स जो अबव 10 kg आ रहे हैं बच्चे, उनको दिन में देनी है, और ये टीडीएस आपका डोज बन जाएगा। अभी हम क्लियर हो गए, एक तो वो बच्चा हो गया जो बिलो 10 kg है, एक वो बच्चा हो गया जो अबव 10 kg है। अभी ये मेडिसिन आप 5 से 7 दिन के लिए विद आरयूटीएफ जो बच्चा खा रहा है उसके साथ ही आप ये कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ अगर सपोज कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, वालिदैन कंप्लेन कर रहे हैं कि एमोक्सिलिन देने के बाद बच्चे को डायरिया हो रही है या माइल्ड स्टूल्स जो आ रहे हैं वो जो आपके माइल्ड डायरिया में है, तो आप उनको बोलेंगे कि इन केस ऑफ एनी इशू आप हेल्थ फैसिलिटी के साथ राब्ता कर सकते हैं। और वैसे भी एमोक्सिलिन के साथ थोड़े से जो स्टूल्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मगर इन केस अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो फौरन हेल्थ फैसिलिटी पे आके रिपोर्ट करेगा। ठीक है, सो ये है हमारी जो एमोक्सिलिन के पॉइंट ऑफ व्यू जो लाजिम है और आपको देनी है। इन केस बच्चा फर्स्ट विजिट पे नहीं ले पा रहा है, उसमें अगर अनअवेलेबिलिटी है इस कम्युनिटी की, या बच्चे को कॉम्प्लिकेशन है लाइक डायरिया है या कोई और आप बच्चे को फिलहाल नहीं दे पा रहे हैं, तो आप सेकंड विजिट पे जरूर देंगे। और अगर बच्चा सेम का है, आरयूटीएफ दे रहे हैं और एमोक्सिलिन नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी जो थेरेपी जाएगी वो फेल जाएगी और बच्चे के अंदर रीअकरेंसेस के चांसेस फिर वो रहेंगे, और हो भी सकता है कि बच्चा जो डिजायर्ड वेट है उस पे जाके नहीं पहुंचेगा, डिजायर्ड मॉक पे जाके नहीं पहुंचेगा। मेरे ख्याल में मैंने आप सबको क्लियर किया है, और मेरी इस वीडियो के बाद हम दूसरी वीडियो पे भी जाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल कीजिएगा, और मजीद नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वी विल मूव टू द नेक्स्ट वीडियो विद डिफरेंट गोल जो हमारे लिए मुफीद रहेगा, काम की चीज रहेगी, और हम हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर, ओटीपीज के अंदर रह के ये सारी चीजें खिदमत के बुनियाद में हम पेश करते रहेंगे। आई थिंक आप सब ने सीख लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मजीद इस चीज को अपनी फील्ड में भी अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।